हेलो एवरीवन। जो लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ अपने टॉपिक को छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स का अभी तक हमने कुछ नहीं किया है कि क्वांटम मैकेनिक्स में आने क्या वाला है। हम जस्ट ये देख रहे थे कि क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ क्यों रहे हैं, और वो पढ़ने का रीज़न मैंने आपको दिया था कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमारी थी वो कुछ जगहों पे फेल हो गई थी, और उसकी वजह से हमने एक नई मैकेनिक्स का यूज़ किया, कुछ नई जनरलाइजेशन का यूज़ करना है। वो हमारी किसके अंडर आएंगी? क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर आएंगी। अब आपको ये देखना है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के ऐसे कौन से कंसेप्ट थे जो फेल हो गए थे, जिनकी वजह से हमें क्वांटम की तरफ मूव ऑन करना पड़ा। अब क्लासिकल कंसेप्ट जो थे, देखिए जो आपने जो पहले पढ़ा है, जितनी भी कंसेप्ट आपने पहले पढ़े हैं, मैंने पहले भी लास्ट क्लास में भी आपको यही बात बोली थी कि भाई जो पहले आपने पढ़ा है वो चीज़ें गलत नहीं हैं, पर वो कुछ जगहों पर फेल हो रही हैं। कुछ जगहों पर फेल हो रही हैं तो वहाँ पर आपको कुछ नए कंसेप्ट की ज़रूरत है, और वो नया कंसेप्ट को हमने क्या नाम दिया हुआ है? क्वांटम मैकेनिक्स का नाम दिया है। तो अब हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स में या जो पुराने कंसेप्ट हमारे थे उनमें कौन से कंसेप्ट ऐसे रह गए थे जिसकी वजह से हमें नए कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी। डायरेक्ट मैं बताने वाली हूँ। फर्स्ट कंसेप्ट तो आपका यही रहता है कि क्लासिकल कंसेप्ट आपका जो था वो हमारा सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर ही एप्लीकेबल था, माइक्रोस्कोपिक पर एप्लीकेबल नहीं था। और वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं या बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम मैक्रोस्कोपिक की कैटेगरी में रखते हैं। और जो छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपका एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, ये हमारे माइक्रोस्कोपिक की कैटेगरी में आते हैं। इन पर हमारा क्लासिकल कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं था, तो इस वजह से ये एक फेलियर का रीज़न रहा क्लासिकल मैकेनिक्स का। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? दूसरा पॉइंट ये रहता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी सब्सटेंस की वेलोसिटी और मोमेंटम अगर आप एक साथ कैलकुलेट करने की ट्राई करते हो, तो बड़े ऑब्जेक्ट्स की, दैट मीन्स मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का, आप वेलोसिटी और मोमेंटम एक साथ चेक कर सकते हो, उसको आप साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व कर सकते हो। बट अगर आप अल्फ़ा पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हो, तो आप उनकी वेलोसिटी और मोमेंटम आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। पोजीशन और मोमेंटम एक साथ ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। और ये चीज़ आपको पढ़ी हुई लग रही है। कहाँ पढ़ी है आपने? हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। और हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने 12th क्लास में ही पढ़ लिया था। तो हेज़नबर्ग ने क्या बात बोली कि आप मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की तो ऑब्ज़र्व कर सकते हो पोजीशन और मोमेंटम, बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की आप पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो, कैलकुलेट कर सकते हो बट एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको याद भी होगी, हेज़नबर्ग ने यही बात बोली थी। तो ये भी हमारा एक फेलियर का रीज़न रहा, किसका? क्लासिकल मैकेनिक्स का। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट्स के लिए ही अपनी स्टडी कर पा रही है, छोटे साइज़ के ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारी स्टडी नहीं कर पा रही है। तो अब इसके बाद थर्ड पॉइंट उसकी फेलियर का हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि हमारे क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ना ये था कि भाई अगर आप कोई भी लाइट रेडिएशन किसी सब्सटेंस पर फॉल करते हो तो वो कॉन्टिन्यूटी में उस सब्सटेंस के साथ जाकर स्ट्राइक करती है। कॉन्टिन्यूटी में मतलब बस एक बार आपने स्टार्ट किया किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करना, तो वो कॉन्टिन्यूटी में उसके पास जाता जा रहा है, वो बीच में कहीं स्टॉप नहीं होता। बट आपने एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी जो इस चीज़ को कंट्राडिक्ट करती है, और वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपका क्वांटम का पार्ट बनेगी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बात बोली थी कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस पर लाइट रेडिएशन को फॉल करते हो तो वो लाइट रेडिएशन फॉल होती है क्वांटास की फॉर्म में या फोटॉन्स की फॉर्म में, वो डायरेक्टली नहीं जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी चीज़ पर आप पानी गिरा रहे हो, किसी भी आप ऑब्जेक्ट लो, उसके ऊपर पानी गिरा रहे हो, तो वो पानी कॉन्टिन्यूटी में जाता है। तो वो उस क्लासिकल कंसेप्ट हमारा एक इस तरह से लाइट रेडिएशन को एज्यूम करके चल रहा है कि जैसे लगातार किसी पर पानी गिरता जा रहा है तो वो हमारा वहाँ पर लाइट रेडिएशन को उस चीज़ से रिलेट कर रहा है। बट मैं क्या करूँ, कोई एक स्टोन ले लूँ, स्टोन मैं किसी सब्सटेंस पर मारने लगूँ, ऐसा तो नहीं है ना मैंने बहुत सारे स्टोन्स लिए हैं मैं एकदम से सारे मार रही हूँ। मैं इस तरह से मारूँ, अगर
पहले एक स्टोन मारा, फिर दूसरा स्टोन मारा, तीसरा स्टोन मारा, या मैं एक मुट्ठी भर के भी एक स्टोन किसी ऑब्जेक्ट पे मारती हूँ तो वो सारे के सारे एकदम से जाके नहीं लगेंगे उससे। आप एक इमेजिन करके देखिए इस चीज़ को, वो एकदम से सारे जाकर नहीं स्ट्राइक करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट के साथ। वो एक कोई स्टोन पहले पहुंच गया है, कोई स्टोन बाद में पहुंच रहा है, या वो एक स्टोन की फॉर्म में जा रहा है, वो एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं जा रहा है। तो ये हमारा कंसेप्ट कहाँ किस ने दिया है, क्वांटम मैकेनिक्स ने दिया है कि कोई भी लाइट रेडिएशन अगर हम किसी सब्सटेंस पर फॉल करने लगते हैं तो वो क्वांटास की फॉर्म में जाते हैं, फोटॉन्स की फॉर्म में जाते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में जाते हैं। ये चीज़ आप बहुत बार पढ़ चुके हो, ये क्वांटा वर्ड, फोटोन, पैकेट्स की फॉर्म में जा रहे हैं। ये चीज़ें आपको अभी तक समझ आ जानी चाहिए कि भाई वो किस तरह से, अगर फिर भी किसी को नहीं पता है तो वो मेरे से पूछ लेगा। अब ये हमारे उसने 3 पॉइंट्स उठाए क्लासिकल मैकेनिक्स के, कि वो कहीं जगहों पर फेल हो गई है और फेल होने की वजह से हमें उसके लिए कुछ नए कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ रही है। और वो नया कंसेप्ट हमारा कौन होगा, वो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट होगा। देखो फर्स्ट पॉइंट तो था ही बेसिक सा कि मैक्रोस्कोपिक को स्टडी कर रहा है, माइक्रो को नहीं कर रहा है, तो हम माइक्रो की बात कर लेंगे, वो हमारा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या था कि भाई हेजनबर्ग ने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो हेजनबर्ग हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट हो जाएगा। थर्ड में क्या है, थर्ड में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ जाएगी और वो हमारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, तो वो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट कर लिया जाएगा। अब मैक्रोस्कोपिक को तो हम क्लासिकल कंसेप्ट से पढ़ ही रहे थे, अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं वो बड़ी चीज़ों के लिए आ रहे हैं, तो वो छोटे पार्टिकल्स के लिए भी हमने इतने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि किसी भी सब्सटेंस की एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहला रीज़न होता है उसके एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके एटम्स के अंदर भी हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हम अगर बड़े ऑब्जेक्ट को किसी प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं कि हाँ इसमें अगर हमने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, वैसा कर दिया तो क्या होगा, तो वो हम उस बड़े ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम उसके अंदर वाले पार्टिकल्स की भी तो बात करें ना। तो वो अंदर वाले पार्टिकल्स की बात कौन करेगा, क्वांटम मैकेनिक्स करेगी। तो अब देखिए इन क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे, ये देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। अब इनको आपको 1 बाय 1 स्टडी करना है। हम सबसे पहले उठाएंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करेंगे कि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको बोलते हैं या ब्लैक बॉडी सब्सटेंस किसको बोलते हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और ब्लैक बॉडी बोलते हैं या तो उसको, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम से ये टॉपिक आता है आपका एग्ज़ाम में। तो देखिए आप अगर रेडिएशन की ही बात कर रहे हो तो रेडिएशन मीन्स लाइट एनर्जी की, लाइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो किसी भी सब्सटेंस पर आप अगर लाइट फॉल करते हो तो उसमें किस तरह के प्रोसेस होते हैं। देखो कोई भी सब्सटेंस हमने लिया, उस पर लाइट रेडिएशन फॉल करनी स्टार्ट की है, तो उसमें 3 तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। 3 तरह के प्रोसेस कौन कौन से होंगे, जैसे ही हमने किसी सब्सटेंस पर लाइट रेडिएशन फॉल की, लाइट रेडिएशन आई, और वो लाइट रेडिएशन यहाँ सरफेस के साथ अगर स्ट्राइक करती है, अगर ये हमारा सरफेस है, सरफेस के साथ ये लाइट रेडिएशन अगर स्ट्राइक कर रही है, तो इसके पास 3 चांसेस हो सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, या तो ये इसी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, या इसमें से ये ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्रांसमिट हो जाएगा मतलब इस सरफेस को क्रॉस ओवर कर जाएगा, या फिर ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो इसके पास 3 चांसेस हैं। जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है, इंसिडेंट रेडिएशन या तो इस सब्सटेंस के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाएगी, या इसमें से ट्रांसमिट कर जाती है, या फिर वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। तो रिफ्लेक्ट बैक के इसके मतलब इसके 3 चांसेस हो गए हैं। अब इन तीनों चांसेस में से हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर क्या रहेगा, अब्जॉर्प्शन का। हमारा मेन मोटिव ये होता है कि उसको अब्जॉर्ब कराना। अब्जॉर्ब कराना क्यों, क्योंकि जितना कोई भी सब्सटेंस लाइट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही हमारे लिए विजिबल हो जाएगा। आप किसी भी सब्सटेंस को अगर अंधेरे में रखते हो तो वो हमें नहीं दिखाई देता, पर आप उसको कम लाइट में लेके आओ, पहले कम लाइट में लेके आओगे तो वो हमें हल्का हल्का दिखाई देने लग जाएगा। बट अगर आप उसको लाइट की प्रेजेंस में, फुली लाइट की प्रेजेंस में लेके आते हो तो वो ऑब्जेक्ट हमें अच्छे से दिखने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या, कम लाइट में उसके ऊपर कम लाइट पड़ी,
उसने कम लाइट को अब्जॉर्ब किया तो इस वजह से हमें कम दिखाई दे रहा है। पर जैसे ही हम फुल्ली लाइट के प्रेजेंस में उसको लेके जाते हैं तो वो उस टाइम पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है और वो उस टाइम पे हमें फुली विजिबल हो जाता है। बट क्या किसी भी सब्सटेंस पर अगर आप लाइट रेडिएशन फॉल करते हो तो क्या वो पूरा का पूरी लाइट, मतलब जो पूरी की पूरी लाइट जिसकी भी प्रेजेंस में वो गया है, वो सारी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है? फॉर एग्जाम्पल, आप सनलाइट की प्रेजेंस में जाओ, आप अकेले खड़े हो किसी ग्राउंड में, क्या उस ग्राउंड में आने वाली सारी लाइट रेडिएशन को आप ही अब्जॉर्ब कर लोगे? नहीं ना। तो अगर हम पूरी लाइट रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास आने वाली लाइट रेडिएशन में से कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट भी हो रही है या कुछ लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है। तो यहाँ पर ब्लैक बॉडी वाले जो इसने टर्म यूज़ की है, वो ब्लैक बॉडी उस टर्म को बोलता है या उस सब्सटेंस को ब्लैक बॉडी बोलता है जो कि जितनी भी लाइट रेडिएशन उस पर फॉल की जाए, अगर वो सारी लाइट रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर ले तो वो ब्लैक बॉडी होगा। अगर वो सारी लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ परसेंट भी अगर वो ट्रांसमिट या वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो वो ब्लैक बॉडी का पार्ट नहीं होगा। अब ये देखो, कोई भी चीज़ आप सोच लो, माइंड में कुछ भी ले आओ, अगर आप किसी भी चीज़ को लाइट के प्रेजेंस में रखते हो, क्या कुछ ऐसा है कि हम उस सब्सटेंस पर, उस ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट फॉल कर रहे हैं तो वो सारी ही अपने अंदर ले ले और बाकी आसपास वो हर जगह अंधेरा कर दे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ब्लैक बॉडी को जनरेट करना पड़ता है। जनरेट करना मतलब उसको इस तरह से कुछ बनाना पड़ता है कि वो खुद से ही उसमें इतनी कैपेबिलिटी आ जाए कि वो सारी लाइट रेडिएशन को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले। और ब्लैक बॉडी बनाने के लिए हम कार्बन प्लेटिंग करते हैं। कार्बन प्लेटिंग मतलब उस सब्सटेंस के ऊपर कार्बन की एक लेयर, ब्लैक कार्बन होता है, ब्लैक कार्बन की एक लेयर बना देते हैं। उस लेयर की वजह से उस सब्सटेंस की जितनी भी अब्जॉर्बिंग पावर है वो उससे ज़्यादा अब्जॉर्ब करने लग जाता है। जितनी टेंडेंसी उसकी लाइट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने की थी वो उससे ज़्यादा अब्जॉर्ब करने लग जाएगा और फिर वो एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अब ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करने लग जाएगा भी इतना इजी नहीं है जितना हम बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने कार्बन लेयर प्लेट लगा दी है तो फिर वो एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करने लग जाए। उसके लिए भी देखिए, आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसके ऊपर आपने सपोज करो कि ब्लैक कोटिंग कर दी, ब्लैक कोटिंग कर दी है, उसके बाद आप कोई भी लाइट रेडिएशन उस पर फॉल कर रहे हो, तो अब जो लाइट रेडिएशन आकर उस पर फॉल होने लग गई है तो उसकी जस्ट टेंडेंसी बढ़ गई है। जितनी पहले अब्जॉर्ब कर रहा था, जितनी लाइट रेडिएशन को पहले अब्जॉर्ब कर रहा था उससे ज़्यादा लाइट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने लग गया है। टेंडेंसी बढ़ी है, कंप्लीटली अब्जॉर्ब करना स्टार्ट नहीं किया है। ब्लैक बॉडी, हम उस बॉडी को बोलते हैं जो सारी, जितनी लाइट उस पर डालोगे वो सारी को अगर अब्जॉर्ब कर लेता है तो वो ब्लैक बॉडी है, अदरवाइज़ वो ब्लैक बॉडी नहीं है। तो इसका मतलब आप किसी भी सब्सटेंस पर ब्लैक लेयर की कोटिंग, ब्लैक कार्बन की कोटिंग अगर कर देते हो तो वो एक ब्लैक बॉडी नहीं बनेगा, वो ब्लैक बॉडी बनाया जाता है। अब वो ब्लैक बॉडी कैसे बनाया जाता है वो देखिए, इस तरह का एक स्ट्रक्चर, मतलब एक स्फेयर लेंगे हम स्फेरिकल शेप में। एक सेकेंड, ये हमारा स्फेरिकल शेप में उसने लिया सब्सटेंस। इस स्फेरिकल शेप में उसने अपने सब्सटेंस को लिया और ये जो ब्लैक, ये वाली हमारी पोर्शन है, इसने ब्लैक कोटिंग कर दी इसके ऊपर। और ये ब्लैक कोटिंग करने के बाद यहाँ पर इसने क्या किया, एक पिन होल, ये हमें हॉल तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है इसमें, बट एक इतना छोटा हॉल उसने यहाँ पर बनाया कि जिससे जस्ट लाइट रेडिएशन फॉल हो सके। अब किसी भी रूम को आप सपोज करो, उस रूम में छोटा सा भी हॉल हो जाएगा तो लाइट रेडिएशन एंटर करने लग जाएंगी ना। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा ये स्फेयर है, उस स्फेयर में हमने जस्ट छोटा सा एक पिन हॉल करना है, पिन साइज का एक हॉल करेंगे जिससे कि जस्ट एक लाइट रेडिएशन इसके अंदर एंटर करना स्टार्ट कर दे। तो उस लाइट रेडिएशन के से वो क्या करेगा कि यहाँ से लाइट रेडिएशन को एंटर कराएगा। अब उसका ये स्फेरिकल शेप बनाने का मोटिव क्या है कि जैसे ही उसने स्फेरिकल शेप बनाई, लाइट रेडिएशन को उसने एंटर कराना स्टार्ट किया। एंटर कराना स्टार्ट करते ही वो हमारी जाकर किसी भी
सरफेस पर जाकर स्ट्राइक करेगा, मतलब इस सरफेस के किसी भी पार्ट पर जाकर स्ट्राइक करेगा, और इस सरफेस के पार्ट पर जैसे ही स्ट्राइक करेगा वो जितना अमाउंट अब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बना चुका है, क्योंकि हमने ब्लैक लेयर कोट कर रखी है ना, तो जितना अमाउंट यहाँ पर अब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी उसकी होगी वो अब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी की लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा, क्योंकि आपने ये एक मेटेलिक स्फेयर लिया हुआ है और इस मेटेलिक स्फेयर से ट्रांसमिशन के चांसेस तो हैं ही नहीं। तो अगर ट्रांसमिशन के चांसेस नहीं है तो उसके पास दो प्रोसेस बच जाते हैं। कौन से दो प्रोसेस बच जाते हैं, एक तो वो हमारी अब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी उसकी बचेगी, दूसरा उसकी रिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी बचेगी, और वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। अब रिफ्लेक्ट करना अगर स्टार्ट कर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होकर भी कहाँ जाएगा, इसी स्फेयर के किसी न किसी पार्ट पर जाके स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ये एक स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप है तो किसी एंगल में भी वो हमारा रिफ्लेक्ट हो जाए, बट ये जाएगा कहाँ, उसी स्फेयर के अंदर ही जाएगा। और उसी स्फेयर के अंदर अगर वो जाएगा तो फिर वो हमारा जो बची हुई लाइट रेडिएशन उसके पास बची हुई है, जितनी इंटेंसिटी उस लाइट रेडिएशन की बची हुई है, वो जाकर उससे स्ट्राइक करेगी, उस लेयर उस सरफेस से स्ट्राइक करेगी, और सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद फिर से क्या करेगी, कुछ अमाउंट जो है वहाँ पर अब्जॉर्ब कर लेगी, और वो जो अमाउंट उसने अब्जॉर्ब किया, जितना करना था, जितने की टेंडेंसी थी वो अब्जॉर्ब कर लिया, बाकी को फिर से क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, और रिफ्लेक्ट बैक करके भी वो वहीं पर घूमती रहेगी। और जब तक पूरी लाइट अब्जॉर्ब नहीं हो जाती है तब तक वो रिफ्लेक्शन अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करेगी, अब्जॉर्ब जितना अमाउंट करना था करके बाकी को रिफ्लेक्ट कर देगी, और पूरी की पूरी जब तक अब्जॉर्ब नहीं हो जाती है तब तक वो ये प्रोसेस को कंटिन्यू करती रहेगी। अब आप अपने माइंड में एक रूम लो, सपोज करो हमने एक दीवार पे बॉल फेंकी, दीवार पे बॉल फेंकते ही उसका कुछ पोर्शन जो टुकड़ा है उस बॉल का टूट कर मान लो नीचे गिर जाता है। अब वो हमने जैसे ही उसको दीवार पे फेंका वो वहाँ से वापस आएगी, और वो वापस आके किसी और एंगल में जाके दीवार के दूसरे पोर्शन से जाके स्ट्राइक करेगी। हर सपोज करके चलो कि हर बार जितनी बार वो स्ट्राइक करेगी तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो ब्रेक होता रहेगा, टूटता रहेगा। तो वो जितनी पर वो अगर वो रूम बंद है तो उस बंद रूम में जब तक वो पूरी की पूरी बॉल पूरी तरह से टूट नहीं जाती है तब तक वो रहेगी तो उसी रूम के अंदर ही ना, क्योंकि हमने बाहर जाने का उसको स्पेस नहीं दिया हुआ, और बाहर जाने का स्पेस नहीं है तो जब तक वो पूरा टूट नहीं जाती है तब तक वो उसी में वहाँ पर बाउंस होती रहेगी या फिर स्ट्राइक करती रहेगी। तो उसी तरह से वो लास्ट जो उसका एंड है वो उसका वहीं पर होने वाला है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट चलेगा कि हमारी लाइट रेडिएशन आएगी, एंटर करेगी, एंटर करने के बाद किसी पोर्शन पे जाके स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वो कुछ अमाउंट को अब्जॉर्ब करेगी, अब्जॉर्ब जितना करना है करके बाकी को वो रिफ्लेक्ट कर देगी, रिफ्लेक्ट करके फिर वो अब्जॉर्ब करेगी, अब्जॉर्ब करने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट बैक, इस तरह से अपने प्रोसेस को करेगी। और सारी की सारी लाइट रेडिएशन जब तक अब्जॉर्ब नहीं हो जाती है तब तक इसी तरह से रिफ्लेक्शन का और अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता रहेगा, और पूरी की पूरी लाइट उसी स्फेयर के अंदर, उसी कंटेनर के अंदर, उसी मेटेलिक सब्सटेंस के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। अब जितनी लाइट हमने फॉल करी थी वो सारी अगर अब्जॉर्ब हो रही है तो इस टाइम पे ये बॉडी हमारा किसका काम करेगी, एक ब्लैक बॉडी का काम करेगी। अब ये एक ब्लैक बॉडी है, अदरवाइज अगर मैं एक सिंपल प्लेन सरफेस लेती और उस पर लाइट रेडिएशन फॉल करती जिसपे कि मैंने कार्बन की प्लेटिंग की हुई है तो वो हमारा एक ब्लैक बॉडी की तरह काम नहीं करती, उसकी जस्ट अब्जॉर्प्शन टेंडेंसी इंक्रीज होती, ना कि वो एक ब्लैक बॉडी बन जाती। जिसको भी अब इसमें दिक्कत आएगी, जो समझ नहीं आ रहा है वो मेरे से पूछ लेना। यहाँ तक आपका सब क्लियर होना चाहिए।